हाइपोथेटिकली आपके पास जो पेरेंट्स आते हैं, कितने माँ बाप ऑनेस्टली जानते हैं बच्चे को कैसे रेज करना है? ज्यादातर केसेस में बच्चे बीमार नहीं होते, पेरेंट्स बीमार होते हैं। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि हाँ, आज बीमार है तो हमारा बच्चा कल भाग रहा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, जो कि वायरल के केसेस में वैसे ही पॉसिबल नहीं। जो मेडिसिन लिखी जाती है पेरेंट्स को, वो बच्चे के हिसाब से नहीं लिखी जाती, वो पेरेंट्स की एंग्जाइटी के हिसाब से लिखी जाती कि अगर माँ बाप की एंग्जाइटी कम हो तो एक गोली से भी काम चल जाएगा। है। यस, और शायद बिना गोली के भी चल जाएगा। जो बच्चे होते हैं उनमें बोला जाता है कि साल में 5 से 6 बार बीमार पड़ना नॉर्मल है। कफ सिरप देने से बच्चों को नुकसान हो सकता है, अब क्या करें? कफ सिरप दें या ना दें? कफ सिरप में दिक्कत नहीं थी, जिस तरह से वो बनाया गया था वो गलत। कोई कफ सिरप है जो सेफ है? जैसे 4 साल से बड़ा बच्चा, उसमें सिट्रिजिन दे सकते हो। रात भर सो नहीं पा रहा, अगले दिन स्कूल जाना है क्या, तो तब आप दे सकते हो। बच्चे का पहला बाथ कब होना चाहिए? 2 हफ्ते तक तो एटलीस्ट बात नहीं देना चाहिए। तेल की मालिश कितनी रिकमेंडेड है? मसाज करने का मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे को पहलवान बनाना है या हड्डियां स्ट्रांग हो जाएंगी। सनलाइट वर्क्स इन जॉन्डिस, लेकिन दिखानी नहीं चाहिए है? वो फायदे से ज्यादा नुकसान करती है। बच्चे हम देखते हैं बिना मोबाइल फोन के खाना नहीं खाते, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 2 साल से छोटे बच्चों में अगर हम टीवी ज्यादा दिखाते हैं, बच्चों को सोशल इंटरेक्शन करने की एबिलिटी सब खत्म हो जाती है। तो कैसे छुड़ाएं बच्चों का मोबाइल? आप 10 दिन मध्य को छोड़ देंगे तो जितना छोटा बच्चा है, क्या उसको एयर पोल्यूशन उतना ही नुकसान करेगा? फिर क्या करें? बेस्ट है दिल्ली छोड़। कितने मेरे पेशेंट्स हैं, कितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं बिकॉज पॉल्यूशन। सीरियसली? हाँ। वैसे तो इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी है कि आजकल हर कोई अपनी परेशानी के बारे में सबसे पहले गूगल कर लेता है, बहुत सारी जानकारी हासिल कर लेता है, एआई वर्जन्स की मदद से सॉल्यूशंस भी खुद ही ढूंढ लेता है। लेकिन फिर भी सच बताइए, जब घर में पहला बच्चा पैदा होता है तो कितना गूगल आपको जवाब दे पाता है और कितने सारे सवाल लेकर आप बच्चों के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, और फिर आपकी जो सवालों की एंडलेस लिस्ट होती है उसका डॉक्टर कितनी पेशेंस से जवाब देते हैं। अक्सर डॉक्टर्स को टाइम नहीं होता, तो आज का पॉडकास्ट हमने नए पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर डिजाइन किया है, जो अपने पहले बच्चे को पाल रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं आने वाले बच्चे के लिए, या फिर मन में इतने सवाल हैं कि लगता है एक ओपीडी में तो सारे पूछ नहीं सकते। हम कोशिश करेंगे आपके मन में आने वाले ज्यादातर सवालों को आज हम एड्रेस करें। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ कटारिया हैं, जो Cloud9 हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और नोएडा में लंबे समय से बच्चों को देख रहे हैं, पीडियाट्रिशियन हैं जाने माने। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। Cloud9 में हमें लोगों ने बताया कि आप वहाँ फेवरेट पीडियाट्रिशियन हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप तसल्ली बख्श जवाब देते हैं माँ बाप जितने सवाल लेकर आते हैं उसका? नहीं, ऐसा there is nothing like that। देखिए, क्वेरीज तो हर माँ बाप की होती हैं, तो आप जितने लेवल तक जाके उनको सॉल्व कर सकते हो वो ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज अ पीडियाट्रिशियन आपका काम है पेरेंट्स की एंग्जाइटी कम करना। जी। ज्यादातर केसेस में बच्चे बीमार नहीं होते, पेरेंट्स बीमार होते हैं। अच्छा, हमें तो लगता था पीडियाट्रिशियन का काम है बच्चे का इलाज करना। नहीं, बच्चे का नहीं। बच्चे तो फ्रैंकली स्पीकिंग बच्चे ज्यादा कूद रहे होते हैं, माँ बाप ज्यादा टेंशन में होते हैं। किसी बच्चे को बुखार हो ना जी। और अगर उसका उस टाइम पे जब वो पीडियाट्रिशियन को विजिट करते हैं तो बुखार खत्म हो गया हो, तो बच्चा टिक नहीं रहा होता, भाग रहा होता है उधर। हाँ। और माँ बाप को टेंशन हो रही थी कि हमारे बच्चे को बुखार आ रहा है। तो माँ बाप को ठीक करना ज्यादा जरूरी है बच्चों से ज्यादा। बच्चे तो ठीक हो ही जाते हैं ज्यादातर केसेस में अपने आप ही। कितने ऐसे एक लिव क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकली आपके पास जो पेरेंट्स आते हैं, कितने माँ बाप ऑनेस्टली जानते हैं बच्चे को कैसे रेज करना है? कितने तैयार हैं? फर्स्ट टाइम पेरेंट्स तो बहुत कम होते हैं जो कॉन्फिडेंट लगते हैं। सब स्ट्रेस में है। देखिए, कुछ लेवल का स्ट्रेस तो कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। हाँ, पहले बच्चे के साथ कॉन्फिडेंस से भी आता, देखिए प्रैक्टिस से भी आता है, नेचर से भी आता है। देखिए, बच्चे तो कब से ही हो रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं, ठीक है। वी आर लाइक शेफर्ड्स। हमें बच्चों को बनाना नहीं है, बस सही रास्ता दिखाना है, गलत रास्ते पे जाने से रोकना है। हमारा ब्रेन इसी तरह से है कि हम डेवलप होंगे ही होंगे। आपका बच्चे को गर्दन पकड़ संभालना नहीं सिखाते हो, खुद संभालता है वो। आप बच्चे को चलना नहीं सिखाते हो, बच्चा खुद चलता है। बच्चे को आप सिर्फ सपोर्ट करते हो। इसी तरह से बच्चे बड़े अपने आप हो जाते हैं, आपको बस गलत चीजों से रोकना है, बच्चे अपने आप हो जाते हैं। यू हैव टू कीप अ वॉच। यस, एग्जैक्टली, कि जहां पर वो गलत जा रहे हो उनको सही दिखा दो। जो स्ट्रेस है माँ बाप का, किस हद तक आपको लगता है कि हाँ चलो मतलब थोड़ा बहुत तो वाकई कई बार कितने % केसेस में होता है कि बच्चा वाकई बीमार है और माँ बाप बहुत स्ट्रेस के साथ आए हैं, और कितने % केसेस में वो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती है? देखिए, मोर देन 90% तो डे टू डे प्रॉब्लम्स ही होती हैं। सबसे ज्यादा बच्चों में कॉमन है वायरल स्टमक फ्लू हो जाए, वायरल रेस्पिरेटरी फ्लू हो जाए, तो वही मेनली प्रॉब्लम्स होती हैं। और उस केस में फिर आपको उनको समझाना होता है कि वायरल है तो ये अपने आप ठीक होगा। अगर आप मेडिसिन दोगे तो 7 दिन में ठीक होगा, मेडिसिन नहीं दोगे तो 1 हफ्ते में।
ठीक है। तो इसीलिए मेडिसिन का ज्यादा रोल है नहीं, सिम्टम्स ठीक करने में है। एंटी वायरल मतलब वायरल को ठीक करने में मेडिसिन का ज्यादा रोल नहीं है। अब बच्चे को बुखार है, बुखार की दवाई दे दो। बच्चे को जुकाम है तो नॉर्मल सलाइन नेज़ल ड्रॉप से नाक खोल दो। ठीक है, ये सब चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको ये लगे कि बच्चा बीमार हुआ है आज और आज ही ठीक हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि हाँ आज बीमार है तो हमारा बच्चा कल भाग रहा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, जो कि वायरल के केसेस में वैसे ही पॉसिबल नहीं है। मतलब माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि बच्चा बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए। यस एग्जैक्टली, बीमार पड़ना भी चाहिए और बाई चांस पड़ जाए तो तुरंत ठीक हो जाए, कि बच्चा हमारा तकलीफ में ना रहे और खुद भी सो जाए और हमें भी रात को सोने दे। जहां तक मैं समझती हूँ बीमारी कहीं ना कहीं बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम भी करती है। देखिए, जितने भी तरह के वायरस हैं वो आपके बच्चे को होने हैं, आज नहीं तो कल वो होने हैं। ठीक है, अब किसी बच्चे को एक साल में 6-7 बार हो जाएंगे, अगले साल 2 बार होंगे, किसी बच्चे को 2 साल में 4-4 बार करके होंगे। अगर वो वायरल है तो वो बच्चे को होने ही है। इसीलिए बच्चे जो प्ले स्कूल में जाते हैं पहले साल ज्यादा बीमार पड़ते हैं, अगले साल से उनकी इम्यूनिटी नॉर्मल होती है, वो ठीक हो जाते हैं। क्योंकि एक बेसलाइन इम्यूनिटी होना जरूरी है। आप कोविड से बच नहीं सकते। आपको जब कोविड होना था वो भी वायरल है, वो आ गया, इम्यूनिटी दे गया, चला गया। अब देख लीजिए, कोई कुछ को फर्क ही नहीं पड़ता कोविड से। ऐसी वायरस है कि आएंगे एक बार, इम्यूनिटी देके चले जाएंगे, फिर अगली बार जब वो वायरस आएगा तो उसकी इम्यूनिटी, उसके सिम्टम्स कंपैरेटिवली कम आते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों में बुखार खांसी जुकाम ज्यादा होता है और जैसे जैसे बड़े होते हैं वो कम हो जाता है। प्लस इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है और ज्यादा मैच्योर हो जाती है। प्लस ये सब रीजंस भी है। और इम्यूनिटी को मैच्योर करने में वायरस का बहुत ज्यादा रोल है। तो ऐसा कोई आंकड़ा देना तो मुश्किल होगा कि बर्थ से लेके 1 साल तक के बच्चे में कितनी बार बुखार होना नॉर्मल है? बर्थ से 1 साल में नहीं होता है। यूजली जब जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें बोला जाता है कि साल में 5 से 6 बार बीमार पड़ना नॉर्मल है। वायरस से बीमार पड़ना, जो फ्लू होता है, जो सीजनल फ्लू होता है, उससे बीमार पड़ना नॉर्मल है, जिसे लोग सर्दी जुकाम बुखार कहते हैं। यस, वो नॉर्मल है। ज्यादातर बच्चे इसी से बीमार होते हैं। आप कितनी बार प्रेफर करेंगे कि उसको बैटरी ऑफ मेडिसिन दे दी जाए और कितनी बार प्रेफर करेंगे कि बैटरी ऑफ मेडिसिन तो कभी काम करेगी ही नहीं। देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। बुखार है, बुखार की दवाई दे दो। सर्दी खांसी है, उसको एक्सेप्ट कर लो। 2-3 रात आपकी खराब जाएंगी, जाने दो, बच्चे के लिए वो ही अच्छा है। अगर ये वायरल है, अपने आप ठीक हो जाएगा। बैक्टीरियल है तो बुखार आएगा, उसके अप्रोप्रिएटली आपको एंटीबायोटिक देनी है। तो बैटरी ऑफ तो मेडिसिन ना बैक्टीरिया में चाहिए ना वायरल इन्फेक्शन में चाहिए। तो इसलिए बैटरी ऑफ ना ही मेडिसिन काम करती हैं, नुकसान ज्यादा कर देंगे। आप कितनी बार देखते हो कि जो मेडिसिन लिखी जाती है पेरेंट्स को, वो बच्चे के हिसाब से नहीं लिखी जाती, वो पेरेंट्स की एंग्जाइटी के हिसाब से लिखी जाती है। जितनी ज्यादा एंग्जाइटी उतनी ज्यादा, अदरवाइज पेरेंट्स क्या करेंगे? आपने पेरेंट्स घबराया हुआ आया कि मेरे बच्चे को सर्दी खांसी बुखार हो गया, आपने उसको एक मेडिसिन लिख के दे दी, वो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता अनटिल अनलेस कि आप उसके साथ ओपीडी में बैठ के 10 मिनट उसको समझाओ कि ये ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही होगा। आपके पास ओपीडी का रश है, आपको अगले पेशेंट्स भी देखने हैं, तो आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप समझा सकते नहीं, इतना टाइम नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको बैटरी ऑफ, बुखार है, बुखार की एक मेडिसिन, इससे नहीं उतरेगा तो दूसरी मेडिसिन, सर्दी है तो उसकी मेडिसिन, खांसी की अलग से मेडिसिन, फिर कोई कफ जम रहा है उसके हिसाब से अलग मेडिसिन। तो ये 5-6 मेडिसिन तो बेसिक हो ही जाती है बच्चे के प्रॉब्लम्स के हिसाब से। तो अदरवाइज आप ये कह रहे हैं कि अगर माँ बाप की एंग्जाइटी कम हो तो एक गोली से भी काम चल जाएगा? यस, और शायद बिना गोली के भी चल जाएगा। अब जैसे आप देखो, ये सारा जो वेदर है, इसमें पॉल्यूशन है, बाहर वेदर चेंज हो रहा है जी, सर्दी खांसी हो रही है बच्चों को। लिटरली 50 to 60% बच्चे इस वक्त सर्दी या खांसी से सफर कर रहे हैं। ठीक है, बट ज्यादातर बच्चे बिना सर्दी खांसी मेडिसिन के ठीक हो जाएंगे। बहुत सिंपल तरीके हैं। बच्चों को ल्यूकवार्म पानी पिलाओ, बच्चों को नंगे पैर फर्श पे मत चलने दो जब तक ठंड है जी। बेड पे चल रहे हैं, मैट पे चल रहे हैं, दैट्स फाइन। बच्चों को 1 चम्मच, बड़े बच्चों को थोड़ा 1 चम्मच हनी, थोड़ा ब्लैक पेपर या अदरक पेस्ट के साथ मिला के खिला दो, बच्चे काफी बेटर हो जाएंगे। और थोड़ी सी खांसी एक्सेप्ट कर लो कि भैया ये चलेगी। बच्चों को 1 से 4 के बीच में ही सबसे पॉल्यूशन कम होता है दोपहर को, तब अगर भेजना है भेजो, नहीं तो घर पे रखो। ठीक है, एयर प्योरीफायर रात को काम करते हैं, जब आपका कमरा बंद रहता है तो एयर प्योरीफायर भी आपके बच्चों को लंग्स को रिकवर होने में टाइम दे देते हैं। तो ये सब चीजें करो, आपको खांसी की मेडिसिन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं, कुछ पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चा रातों रात ठीक हो जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब उस चक्कर में मेडिसिन दोगे, और कफ की मेडिसिन से नींद आती है, और बच्चा फिर सुस्त रहता है तो और परेशान कि ये तो ठीक नहीं हो रहा, ढीला है। हाँ, बच्चा ढीला हो गया है। पहले बहुत एक्टिव था हमारा बच्चा, भर भर के तो दवाइयां दे रखे,
इससे पहले कि टिपिकल मेडिकल क्वेश्चंस पे आते हैं, जो हमें समझ में आ रहा है कि माँ बाप की एंग्जाइटी बच्चों का भला कम कर रही है, नुकसान ज़्यादा कर रही है, क्योंकि एंग्जाइटी आपको है और उस चक्कर में बच्चा दवा ज़्यादा खा रहा है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कुछ चीज़ें जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, उसमें से एक है बीमारी जो अपना समय लेगी ठीक होने में। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि ये वायरल है तो आपको उसी टाइम पे रिलैक्स हो जाना चाहिए। वायरल में तभी घबराना होता है जब सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ बच्चों को सर्दी जुकाम है, कान में दर्द हो गया, तो कई बार वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, उस केस में आपको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ सकती है जी। बट अदरवाइज अगर डॉक्टर ने बोल दिया वायरल है तो पेशेंट को अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, छोटी छोटी चीजें, बच्चा रो पड़ा तो आइसक्रीम खा ले, अब वो बच्चा जहाँ रिकवर कर रहा है आइसक्रीम खा के खांसी बढ़ जाएगी, अगेन वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं कि जब आपका बच्चा बीमार है तो आपको स्पेशली ध्यान देना है कि बाहर की चीजें ना खाए, ठंडी चीजें ना खाए, ल्यूकवार्म पानी पिए, हनी खाए, बड़े बच्चों में, छोटे बच्चों में नहीं देते हैं। तो ये सब चीजें करनी है, छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे में बहुत फर्क लाती हैं। बिल्कुल। आपका बच्चा अगर नंगे पैर और हाथ फर्श पे क्रॉल कर रहा है सर्दियों में, उसका जुकाम ठीक नहीं होगा पूरी सर्दी, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और उसके लिए फिर आप पैनिक कर जाते हो। और आप डॉक्टर बदलते हो, थोड़ा धैर्य रखिए। डॉक्टर बदलते हैं कि उन डॉक्टर साहब की दवाई से एक दिन में ठीक हो गया बच्चा। अब वो ये देखिए, बच्चा 7वें दिन ठीक हो जाना है, तो आप पहले दिन जाओगे, आप तीसरे दिन जाओगे, वो डॉक्टर का भी काम नहीं करेगा। जिसके पास आप 6ठे दिन चले गए उसकी दवाइयां काम कर जाएंगी, क्योंकि 5 दिन होना ही है उसके बाद उसको ठीक। बेचारा बेचारे बच्चे की सोचिए। चलिए, ऑन अ सीरियस नोट कुछ मेडिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। कब जाके छोटे बच्चों में बुखार जो है वो सीरियस हो सकता है या कुछ इंडिकेट कर सकता है जब माँ बाप को अलर्ट होना चाहिए? देखिए, यूजुअली वायरल में क्या होता है ना, शुरू के 2 दिन फीवर हाई रहता है, उसके बाद फीवर कम होना शुरू हो जाता है कंपैरेटिवली, और डे 3 डे 5 पे ठीक हो जाता है। तो अगर आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे का शुरू में फीवर हाई था, अब ठीक हो रहा है, तो दैट मीन्स वो मोस्ट लाइकली वायरल है। आपके बच्चे को जुकाम है सिग्निफिकेंट, जुकाम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत कम होता है, वायरल में ज्यादा होता है, तो जुकाम है तो आपके बच्चे को वायरल हो सकता है। अगर घर में सबको हो रहा है, आपके बच्चे को भी हो गया, तो मोस्ट लाइकली वायरल है। ठीक है, सिर्फ बुखार है जो 30 से 4 दिन भी हाई आ रहा है, आपके बच्चे को सर्दी खांसी जैसे कोई सिम्टम नहीं है, या आपने डॉक्टर को दिखाया तो उसके थ्रोट में इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस हुआ पड़ा है, तो उस केस में हमें एंटीबायोटिक्स देनी है, ये सब चीजें करनी है। बट हाँ, जितना बड़ा बच्चा होता है उतना आपका बच्चा फीवर को सह सकता है, तो 2 दिन तो आप आराम से वेट कर सकते हो। अगर आपकी मेडिसिन फीवर की से आप उसको उतार देते हो तो 2 दिन आप वेट कर सकते हो आराम से किसी भी फीवर में डॉक्टर के पास जाने से पहले। लेकिन हाँ, बच्चा एकदम से लेथार्जिक हो गया फीवर उतरने के बाद भी, आपके बच्चे को 104 105 फीवर जा रहा है जो मेडिसिन से नहीं उतर रहा है, तो हो सकता है आपको पहले दिन भी डॉक्टर के पास जाके एटलीस्ट ये देखना पड़े कि हाँ, हम वायरल से ही कर रहे हैं, कोई और दिक्कत है। ओके। कुछ बच्चों में हमने देखा है जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, फीवर के साथ फिट्स आते हैं उनको, ये क्या कंडीशन होती है? देखिए, इसको फेब्राइल सीजर बोलते हैं। बच्चों के सीजर थ्रो करने की जो ब्रेन बेसिकली मैच्योर नहीं होता, तो जैसे ही हाई ग्रेड फीवर आता है तो ब्रेन फिट्स थ्रो कर देता है। ये यूजुअली 5 साल तक होता है। 5 साल के बाद ये अपने आप खत्म हो जाता है। किस उम्र से शुरू हो सकता है? 6 मंथ्स टू 5 इयर्स बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें होता है कि हाँ, कई बार बच्चे को जब, और ये यूजुअली डे 1 ऑफ फीवर पे होता है, पहले दिन जो होता है वो ज्यादा चांसेस होते हैं सीजर्स को थ्रो करने के। अच्छा। तो उस केस में फिर आपको अगेन फीवर को जल्दी से उतारना है। मेन ट्रीटमेंट उसका वही है कि फीवर को जल्दी से उतारो। एक बार सीजर आ गए तो सीजर कंट्रोल करना है, और उसके बाद यूजुअली ये जो 2 तरह के सीजर होते हैं, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। तो जो सिंपल होता है वो तो यूजुअली 10 से 20 सेकंड में अपने आप खत्म हो जाता है। अच्छा। ठीक है, लेस देन 1 मिनट में कम हो जाता है। लेकिन और उसके बाद फिर आपको फीवर का कंट्रोल करना है। बाकी इसको प्रिवेंट कैसे करना है वो आपके पीडियाट्रिशियन आपको समझा देते हैं। तो जिस समय बच्चे को फिट आ रहा है उस समय माँ बाप को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, यूजुअली हम समझाते हैं कि घर पे एक नेजल स्प्रे आता है जिसको हम मिडाजोलाम बोलते हैं। तो अगर 20 से 30 सेकंड में बच्चे का सीजर नहीं रुक रहा है, बच्चे को पहले तो सीधा रखो या लैटरल रख दो ताकि बच्चा एस्पिरेट ना करे, और उसके बाद भी नहीं रुक रहा है तो उसको नेजल स्प्रे जो उनको सिखा के भेजते हैं कि आप वो करो ताकि सीजर्स कंट्रोल हो जाए। मीनवाइल आप हॉस्पिटल के लिए जो भी आसपास आपके बच्चों का हॉस्पिटल है या जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज है वहाँ पे रश करो। ये बुखार के साथ जो फिट्स आते हैं, क्या ये ब्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं? देखिए, लॉन्ग रन में जो स्टडीज हैं वो ये कहती है कि ये ज्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं, 5 साल के बाद ये रुक जाते हैं, और न्यूरोलॉजिकल आउटकम नॉर्मली होता है, स्पेशली इन सिंपल फेब्राइल सीजर्स। नहीं होता है 5 साल के बाद भी अगर आ रहे हैं तो वो कॉज ऑफ कंसर्न। हाँ, तो वही 5 साल से बाद अगर आ रहे हैं, अगर एक ही फीवर में 2-3 बार सीजर आ रहे हैं एक ही फीवर के एपिसोड में, या आपके बच्चे को बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए सीजर्स आ रहे हैं, वो चीज़ तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाती है। फिर वो हमें इवेल्युएट करना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको डिसाइड करना है। उसका
जो जो न्यूरोलॉजिकल आउटकम होता है वो थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन सिंपल का तो ज़्यादातर बच्चों में सिंपल ही होते हैं। अदरवाइज 7 महीने से लेके 5 महीने से लेके 6 महीने से लेकर 5 साल तक वो नॉर्मल हो सकते हैं। यस। ओके, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बच्चों का जो ब्रेन होता है वो डेवलप कर रहा होता है, तो उस समय बच्चों के हेड पे, सर पे कोई भी छोटी सी भी इंजरी नुकसान कर सकती है। तो बहुत छोटे बच्चों में कब तक ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता देखिए है? छोटे बच्चे तो गिरते ही हैं, सबसे हाँ, ज़्यादा गिरते ही छोटे बच्चे हैं। मुझे तो इसीलिए याद नहीं मुझे सर पे कब लगी थी, लेकिन बच्चे हर महीने गिरते हैं, तो बेड चोट तो से वहीं गिर पे लगती है। गए। यस एग्जैक्टली। देखिए स्कल जो है, बोन है, वो स्कल बोन हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, तो वो स्ट्रांग होती है, ठीक है। अच्छा। लेकिन हाँ, हर बच्चा गिरता है। हम्म। तो तो जब बच्चा मेरे खुद गिरा के तो माँ बाप लेके जब मेरे दौड़ते हैं मेरे हॉस्पिटल? हाँ, जब मेरे बच्चे छोटे थे, जब मेरे बच्चे नहीं थे, तब मैं देखता था कि यार कैसे माँ बाप हैं, बच्चे गिर जाते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। और जब खुद के बच्चे हुए, हाथ में बच्चा है, हाथ पकड़ कर फिर भी नीचे गिर जाता है, हाँ। तो आप कुछ नहीं कर सकते, बच्चे गिरेंगे। लेकिन हाँ देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे बेड से गिरते हैं, ज्यादातर बच्चे। तो आप बेड के आसपास मैट लगा दो, या जब बच्चे दिन में सो रहे हैं तो आप उनको नीचे गद्दा बिछा के सुला दो। उनके रूम में बेड लगाओ मत, सीधा नीचे गद्दे बिछा दो, या फिर बेड है भी तो थोड़ा लोअर लेवल का लो, या फिर उसके आसपास नीचे बेड मैट लगा दो। क्योंकि कई बार आप सो रहे हो, बच्चा आपके ऊपर से कूद के गिर जाता है, उसमें आप क्या ही कर सकते हैं। तो लेकिन ये सब चीजें तो होंगी। हाँ। कुछ चीजें, कई बार तो ये चीजें आप चाह के भी कितना भी प्रोटेक्टिव हो जाओ, नहीं बचा पाते। उससे क्या ब्रेन को नुकसान हो नहीं, सकता है? बहुत रेयरली होता है। बच्चा गिरे तो हॉस्पिटल दौड़ना चाहिए? देखिए बच्चा गिरे तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो यस, हाँ ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, सिर्फ सर पे चोट से स्वेलिंग आ गई है तो ज्यादातर बच्चों में वो स्वेलिंग अपने आप ठीक हो जाती है। आपने हाँ, अगर ब्रेन के अंदर कुछ इश्यूज हैं या कोई चीज फ्रैक्चर हो गई है तो उसके लिए आपको रश करना है। और ब्रेन के इश्यूज कैसे बताते हैं? मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, बच्चा डल हो जाता है या बच्चा इरिटेबल हो जाता है। उस केस में हम देखते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ती है रेयरली तो हमें सीटी स्कैन भी कराना पड़ता है, बट ज्यादातर बच्चे अपने आप ही ठीक हो जाते हैं बिना किसी इशू। जैसे आपने कहा स्वेलिंग आ गई, अगर गिरने से अक्सर ऐसा हो जाता है कि स्वेलिंग हो गई, वो एरिया सूज गया, तो उस समय क्या सिकाई करनी चाहिए? हाँ, सिकाई कर दीजिए, कैल्पॉल दे दीजिए, पैरासीटामोल की जो सिरप आता है कैल्पॉल, क्रोसिन या डोलो, वो दे दीजिए। उससे बच्चे का दर्द थोड़ा कम हो जाता है। बच्चे को थोड़ा कंसोल कीजिए। एक बार बच्चा सेटल हो जाता है तो यूजली बच्चे फिर एक्टिव हो जाते हैं। अगर बच्चा सेटल होने के बाद भी एक्टिव नहीं है या बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, पैरासीटामोल से भी आराम नहीं मिल रहा, तो आपको एक बार डॉक्टर को विजिट करना है। सिकाई गर्म करनी है, ठंडी करनी है? देखिए आपके बच्चे पे, अब जैसे ठंड है तो ठंड में तो क्या ही अब इसको ठंडे से सिकाई करोगे। आपके बच्चे को बेसिकली वहाँ पे हीमेटोमा बन गया है, ब्लड इकट्ठा हो गया, तो उसके लिए आपको सिकाई करनी चाहिए, ठीक है। कोल्ड फॉर्मेंटेशन ऑल्सो वर्क्स, ठीक है। कोल्ड भी कर सकते हैं, और हॉट कोल्ड से ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन अगेन ठंड में तो आप अवॉइड करो, वो ज़्यादा ठीक है, अवॉइड करनी चाहिए। ओके, अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोल्ड से कर सकते हो। ओके। जैसे बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, ऐसे ये भी कहा जाता है कि लंग्स भी डेवलप हो रहे होते हैं। हाँ, 12 साल तक बच्चों के लंग्स यूजुअली डेवलप करते हैं। तो जितना छोटा बच्चा है, क्या उसको एयर पोल्यूशन उतना ही नुकसान करेगा? उतना ही नुकसान करेगा। क्या नुकसान तो सबको ही कर रहा है, लेकिन बच्चों को ज्यादा करता है। फिर क्या करें? वही चीज, रात को एयर प्योरीफायर यूज करो, बेस्ट है दिल्ली छोड़। दिल्ली छोड़, इट्स फ्रैंकली, अगर आपके पास कितने मेरे पेशेंट्स हैं, कितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं बिकॉज पॉल्यूशन है। सीरियसली? तो हाँ, आज ही एक पेशेंट आए थे, वो शिफ्ट बॉम्बे हो रहे हैं इसीलिए, बिकॉज पॉल्यूशन है। मेरे एक फ्रेंड है जो मेरे साथ बैडमिंटन खेलते हैं, वो बेंगलोर शिफ्ट हो गए बिकॉज पॉल्यूशन है। उनका मेन रीजन ही है कि बेंगलोर में उनके पास ऑप्शन थी जाने की, चले। यानी आप सीरियसली कह रहे हैं कि छोटा बच्चा है तब तो? फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने सही डिसीजन लिया। आई वाज आल्सो ट्राइंग, बट मैं कर नहीं पाया। बट तो इस कदर पोल्यूशन नुकसान पहुंचा रहा है बच्चों के लंग्स को, 10 स्पेशली to 15 इयर्स आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम कर देगा अगर आप ऐसे पोल्यूशन में रहते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। यस। तो इसके लिए एयर प्योरीफायर यूज करो, बच्चों को कम से कम घर से बाहर निकालो, ल्यूकवार्म पानी, गुनगुना पानी उसको अगेन पिलाओ, ठीक है। और स्पेशली जब ज्यादा होता है, पोस्ट दिवाली और जब ये पराली जलती है, एटलीस्ट तब तो छोड़ दो। जिनके पास छोड़ने का विकल्प नहीं है डॉक्टर साहब, जैसे बहुत लोग नहीं छोड़ पाते अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो क्या मास्क पहनाया जाए बच्चों को? N95 वो भी छोटे बच्चों में काम नहीं करता है। आपके बच्चे पहली बात तो मास्क लगाएंगे नहीं, दूसरी चीज बच्चे होंगे तो सड़क के नाक से नीचे आ जाएगा अपने आप ही। N95 सबसे अच्छा मास्क है जो पॉल्यूशन से एटलीस्ट अडल्ट्स लगा सकते हैं। बच्चों में तो 5 साल से छोटे बच्चों में मास्क लगाना वैसे ही बहुत मुश्किल है और रिकमेंडेड भी नहीं है। रिकमेंडेड भी नहीं। कोविड में भी ये था, 5 साल से छोटे बच्चों में नुकसान ज्यादा होगा क्योंकि वो बार बार मास्क को छूते हैं, तो सारे जो वायरस हैं, सारे जो पॉल्यूशन है, वो सारा यहीं पे होगा, वो उसको बार बार छुएंगे। इतने छोटे बच्चों को तो सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। N95 तो वैसे ही थोड़ा
होता थोड़ा टाइट होता तो दिक्कत तो आती है, अपने आप वो खींच के नाक से नीचे आ जाता है। N95 लगाया कहाँ जाता है डॉक्टर साहब? सांस नहीं आती उसको लगाने के बाद। आदत हो जाती है, अगर आप 10 दिन लगा लो तो 11वें दिन से आदत हो जाएगी। बाप रे, 10 दिन कौन झेलेगा उस मास्क को? आप अगर लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएं N95 मास्क। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है N95 के साथ। डॉक्टर साहब, कफ आजकल बहुत कॉमन है और कफ सिरप भी बहुत कॉमन है, उसी के साथ कंट्रोवर्सी भी बहुत कॉमन है कि कफ सिरप देने से बच्चों को नुकसान हो सकता है। अब क्या करें, कफ सिरप दें या ना दें? देखिए, एक अभी जो मध्य प्रदेश में इंसिडेंस हुआ था उसमें कफ सिरप में दिक्कत नहीं थी, जो सॉल्ट था, लेकिन जो जिस तरह से वो बनाया गया था वो गलत था। तो वो चीज आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो कर दी कि डॉक्टर ने तो दवाई लिख के दी, बट वो दवाई ही मैन्युफैक्चरर ने ही गलत बनाई थी। तो इसमें डॉक्टर की गलती नहीं, बट हाँ वो दवाइयाँ, कफ सिरप तो वैसे भी बच्चों को नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। कफ सिरप देखिए 4-5 तरह के सॉल्ट्स हैं। 6 महीने से छोटे बच्चों में कोई भी सॉल्ट नहीं देना चाहिए। एक स्टडी ही नहीं हुई है। स्टडी क्यों नहीं हुई है? एथिक्स के खिलाफ है। आप बच्चों को नींद देने वाली या कफ मेडिसिन कैसे दे सकते हो? तो इसलिए स्टडीज ही नहीं कर पाए। 6 महीने से ऊपर बच्चों में स्टडीज हुई हैं जिसमें कुछ मेडिसिन जैसे एक फेक्सोफेनाडिन आती है या एक सिट्रिजिन है, वो सेफ है, लेकिन वो काम नहीं करती हैं या नहीं करती हैं वो भी नहीं पता। अच्छा। बाकी सॉल्ट्स हैं जैसे कफ सिरप में क्लोरफेनेरामिन करके एक सॉल्ट होता है, फिनाइलेफ्रिन करके सॉल्ट होता है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन सॉल्ट होता है, ये तो बैंड है। ये तो आपको जो क्लोरफेनेरामिन और फेनाइलेफ्रिन का जो वो कॉम्बिनेशन है, जो मैक्स्ट्रा में, टीमिनिक में, सीनारेस्ट में और भी पता नहीं डी कोल्ड में और भी बहुत सारी मेडिसिन में होता है, वो 4 साल से छोटे बच्चों में बैंड है। इंडिया में भी बैंड है, जो सबसे लास्ट कंट्री होती है बैन करने के लिए, उसने भी बैन कर रखा है। जहाँ पे पाम ऑयल के चिप्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं, उन्होंने भी बैन कर रखा है। दैट मीन्स कि नुकसान करती है, प्लस फायदा ही नहीं है। अगेन आप बच्चों को नींद लाओगे और कुछ नहीं करोगे। लेकिन जिनके घर में छोटे बच्चे हैं सबके यहाँ कफ सिरप बहुत रखे हैं। हाँ, सबके यहाँ रखे, और आप नहीं लिख के दोगे अगेन वो नहीं आएंगे। क्या करें बच्चे को खांसी हो तो? थोड़ा एक्सेप्ट करो, थोड़ा जो नॉन मेडिसिनल थेरेपीज हैं वो करो, ठीक है। और मैक्सिमम तो बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया, 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो 7 दिन तक इसको थोड़ा एक्सेप्ट कर लो। और किसी को लंबे समय से खांसी चल रही है तो वो चेक करो कि वो खांसी क्यों है, क्योंकि लंबे समय की खांसी या तो वेदर उस पॉल्यूशन की वजह से होती है, वायरल है तो वो ठीक हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों में वायरल होती है। अच्छा, ठीक है। अगेन छोटी छोटी मिस्टेक्स, ज्यादा बच्चा रिकवर नहीं किया, उसको आइसक्रीम खिला दो, आज नहीं दो कल भी खिला दो, परसों भी खिला दो, क्योंकि बच्चा जिद करता है। तो ये सब चीजें होगी। बच्चा नंगे पैर भाग रहा है, बच्चा खांसी या ठंडा पानी पी रहा है, तो ये सब चीजें आपके बच्चे को हील होने से और प्रोलॉन्ग कर देती है उस टाइम। तो आप ये कह रहे हैं जिन रीजन से हो रहा है उन रीजंस पे काम करने की जरूरत है। पहले तो पता लगाओ कि हाँ अगेन ये वायरल ही है या क्या है। हाँ, लंबी खांसी है तो आपको एक बार डॉक्टर से जरूर मिलना है। ठीक है। कोई कफ सिरप है जो सेफ है? वही मैं कह रहा हूँ ना, आप अब उसको सिट्रिजिन है, फेक्सोफेनाडिन है, वो सेफ है 6 महीने से बड़े बच्चों में। 6 महीने से बड़े बच्चों में दे सकते हैं। लेकिन अगेन अभी जो ये रिसेंट इंसिडेंस हुआ था उसके बाद तो 2 साल से नीचे तो मना ही कर दिया कि ये भी नहीं दे सकते। ये भी नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते। फ्रैंकली स्पीकिंग वो बहुत अच्छा डिसीजन है, नहीं दे सकते हो। एटलीस्ट वो चीज देखे हम पेशेंट को ये समझा सकते हैं कि नहीं दे सकते। उससे पहले तो मुश्किल हो जाता है पेशेंट को समझाना कि नहीं देनी। तो पेशेंट को ओवर द काउंटर ले लेते हैं। हाँ, ओवर द काउंटर केमिस्ट दे देता है कि ये लो, ये वाला नहीं, ये अच्छा है। गवर्नमेंट ने ये तक लिखा हुआ है कि आपको जो सिरप्स होते हैं, जो ये मैक्स्ट्रा टीम में लिखा है, आपको उस पर लिखना है कि लेस देन 4 ईयर बैंड। कोई नहीं लिखता। कोई नहीं लिखता। इमेजिन। तो 4 साल से बड़ा अगर बच्चा है उसमें कफ सिरप देने में दिक्कत कम है? दिक्कत है तो उसमें भी है, उसमें भी। हाँ, देखिए अगेन है तो वायरल ही। मेरे घर में मेरे बेटे को इस वक्त खांसी है, कोई दवाई नहीं ले रहा। मैं को हो जाएगी, मैं नहीं लूंगा कभी। मैंने पैरासीटामोल के अलावा सर्दी खांसी के लिए पिछले 3 साल में कोई दवाई नहीं, क्योंकि वायरल होता है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप गर्म पानी पियोगे उससे ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए हाँ, अगेन बच्चों में आप जैसे 4 साल से बड़ा बच्चा है उसमें सिट्रिजिन दे सकते हो। ठीक है, वो ठीक है। हाँ, नींद तो उससे भी आएगी, लेकिन एटलीस्ट आपका बड़ा बच्चा है, 5 साल तक मेनली ब्रेन डेवलप होता है, तो तब तक चीजें निकल जाती हैं। ठीक है, तो तब आप दे सकते हो। अगर स्पेशली जब उसकी डेली टू डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है, जैसे रात भर सो नहीं पा रहा, अगले दिन स्कूल जाना है, ये सब चीजें इतनी ज्यादा खांसी हो रही है, तो आप दे सकते हो। ओके, एक बार बट अगेन रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। ठीक है।
छोटे बच्चों पर लौटते हैं, उनकी जो वैक्सीनेशन होती है वो हम देखते हैं कि अलग अलग तरह से बहुत सारी वैक्सीन्स है, कुछ तो चलिए मैंडेटरी इम्यूनाइजेशन है, उसके अलावा बहुत सारी वैक्सीन्स है, तो कैसे माँ बाप को डिसाइड करना चाहिए कौन सी वैक्सीन लगवाएं? देखिए इंडिया में देखें तो 3 लेवल्स के वैक्सीनेशन है। एक जो गवर्नमेंट बोलती है कि ये देने ही देने, जो गवर्नमेंट खुद देती है। एक होता है जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो बोलती है, और एक होता है ऑप्शनल। तो जो गवर्नमेंट वाले हैं, देखिए गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि बच्चे बीमार हैं दैट्स ओके, लेकिन मोर्टेलिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुझे अपनी जेब से पैसे लगाने हैं गवर्नमेंट को, तो मैं उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दो जिनमें बच्चे की जान को खतरा है, तो वो गवर्नमेंट लगाती है। जैसे डिफ्थीरिया है, पर्टूसिस है, टेटनस है, पोलियो है, मम्प्स, मीजल्स है, मम्प्स का तो नहीं लगाती, मीजल्स है, इन सब चीजों पे जो गवर्नमेंट वो लगाती है। अब इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि जो बीमारी जो सिग्निफिकेंट बर्डन डालती है हॉस्पिटल्स पे, पेरेंट्स पे, जैसे टाइफॉइड है, चिकन पॉक्स है, छोटे बच्चों में फ्लू है, हेपेटाइटिस ए है, मम्प्स है, इन सब की भी आपको लगानी चाहिए। ठीक है, तो जो कि बिल्कुल ठीक है। और फिर आ जाती है ऑप्शनल जैसे 2 ही है मेनली, दिमागी बुखार वाली, जैसे जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है और मेनिंजोकोकल है। तो जैसे इंडिया में स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और बेंगलोर वाली साइड जैपनीज एन्सेफेलाइटिस के बहुत केसेस आते हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट लगाती है। अच्छा। लेकिन नॉर्थ इंडिया में नहीं लगाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केसेस आते ही नहीं है, तो इसीलिए वो एरिया स्पेसिफिक होता है। ओके। अब जैसे यूपी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि जैपनीज एन्सेफेलाइटिस लगाना, गवर्नमेंट में लग रहे हैं, वो कई बार खत्म हो जाते हैं। और मेनिंजोकोकल होता है जो यूजुअली हाई रिस्क पेशेंट्स में लगाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी किसी वजह से 0 हो जाती है, उस केस में ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है। अच्छा। तो उस केस में फिर लगाई जाती है। ओके। तो वो फिर बच्चे के हिसाब से, वो पेरेंट्स को जब भी वो आते हैं तो उनको मतलब आजकल तो सब वैक्सीनेशन समझाई जाती हैं कि ये लग रही है और ये चीजें ऑप्शनल्स हैं, तो वो अपने आप चूज करके लगा लेते हैं। और वैक्सीन कब से शुरू करके कब तक ये पूरा शेड्यूल हो जाता है? जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन लगती है। हाँ। उसको पोलियो पिलाते हैं, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगता है, एक टीबी का अगेंस्ट बीसीजी का इंजेक्शन लगता है। हाँ। और फिर मेन वैक्सीनेशन तो 18 मंथ्स तक चलती हैं, उसके बाद फिर काफी इनफ्रीक्वेंट हो जाती हैं। और वो ऑप्शनल रह जाती है मेरे ख्याल से। वो होती तो वो भी मैंडेटरी हैं, जैसे 1.5 साल के बाद आपके बच्चे को 18 to 19 मंथ्स पे हेपेटाइटिस और चिकन पॉक्स लगता है, फिर डीपीटी के बूस्टर्स लगते रहते हैं, पोलियो का बूस्टर लगता है 5 साल पे, फिर डीपीटी का और सर्वाइकल कैंसर का फीमेल्स में, आजकल तो बॉयज में भी रिकमेंडेशंस आने वाली हैं कि बॉयज में भी लगेगा, तो वो 10 इयर्स पे लगता है, 16 इयर्स पे फिर टेटनस लगता है, प्रेगनेंसी में लगता है टेटनस का, डीपीटी का भी लगता है। तो ये तो चलती रहती है जी। वैक्सीन जब लगती है तो बच्चे को दर्द भी होता है, फीवर भी आता है, कितना नॉर्मल है, और फिर अगेन माँ बाप को क्या करना चाहिए? देखिए डीपीटी के बाद सबसे कॉमन होता है फीवर आना, तो उसमें ऑप्शंस होती हैं पेनलेस की। अच्छा। तो हाँ, पेनलेस का मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे को दर्द या बुखार नहीं आएगा, पेनलेस या का मतलब होता है कि चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है पेनलेस के बाद भी वो पेन होता है, जो कि अराउंड 30 to 35% बच्चों में आता है। अच्छा। 20% बच्चों में फीवर आता है। अच्छा। और बाकी थोड़ी स्वेलिंग आना, थोड़ी रेडनेस आना, वो चीज होती है, बट जो भी आता है वो 24 to 48 आवर्स में सेटल हो जाता है। ओके। कुछ करना चाहिए स्वेलिंग रेडनेस के लिए? अगेन पैरासिटामोल आप दे सकते हो, इट वर्क्स बोथ इन पेन एंड फीवर। किसी तरह की सिकाई, ठंडी गर्म? सिकाई देखिए अगेन पैरासिटामोल से आराम मिल जाता है। अगेन ठंडों में तो आप विंटर्स में तो क्या ही सिकाई करोगे, तो आप हर 4 से 6 घंटे में पैरासिटामोल रिपीट कर सकते हो। हाँ, लेकिन वो काम करती है दर्द में। अगर सिर्फ गांठ बनी हुई है तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप कम हो जाएगी। अच्छा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है? डीपीटी के बाद बनती है। ओके, ठीक है। जो छोटे बच्चों की मेडिसिन होती हैं वो ज्यादातर सिरप फॉर्म में होती हैं, और सिरप्स को लेके 2 चीजें होती हैं। एक तो ये कि खोल दिया है तो फिर ज्यादा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं करना, चाहे उसकी एक्सपायरी डेट कुछ भी हो। दूसरी चीज है उसको रखें कहाँ पर। ये दोनों के बारे में आप क्या मानते हैं? बेसिकली कूल एंड डार्क प्लेसेस पे रखना होता है, बाकी सब मेडिसिन पे मेंशन होता है कहाँ रखना है। दूसरी चीज, हाँ, यूजुअली 1 महीने तक अगर आपने मेडिसिन खोल दी, सिरप है या ड्रॉप है, तो उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। 1 महीने तक? हाँ। एक्सपायरी तो लंबी दिखाता है। वो तो जब तक नहीं खुलता तब तक होता है। अच्छा। आप अगर नहीं खोल रहे हो तो वो एक्सपायरी तब तक है, एक बार खुल गई तो कंटेमिनेशन होने के, फिर उसको ओपन एयर में कॉन्टेक्ट आने में, तो ये सब चीजें होती हैं, तो 1 महीने से ज्यादा तो यूज नहीं करना चाहिए। फ्रिज में रखना चाहिए क्या? देखिए अगेन वो स्पेसिफिक होता है, लेकिन आप कूल एंड डार्क प्लेस पे अगर आप कहीं पे भी रख देते हो दैट इज सेफ। अच्छा, जैसे मतलब धूप में नहीं रखना। देखिए जैसे विटामिन डी है स्पेसिफिक। हाँ। विटामिन डी अगर आप बच्चों में, हर बच्चे में देते हैं जो न्यू बॉर्न होते हैं, 1 साल तक मिनिमम देते हैं, तो वो ब्राउन कलर के पैकेट में आती है, उसके जो
सिरप होता है या फिर जो ड्रॉप्स होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, क्यों? क्योंकि सनलाइट से बचाना होता है। तो आपको डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है। फ्रिज में नहीं रखोगे, अपने कहीं पे भी घर में किसी कोने में कूल एंड डार्क प्लेस पे रख दोगे तो वो खराब नहीं होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाहिर है टेम्परेचर का ख्याल रखना पड़ेगा कि बहुत गर्म एरिया में आपने उसको नहीं उठा के रख दिया है। ओके, तो ये क्लियर है कि एक बार खुल गया तो 1 महीने के बाद आपको आइडियली उसको छोड़ देना चाहिए। ड्रॉपर भी होता है जिससे दवा दी जाती है, उसका भी कुछ ध्यान रखने की जरूरत है? आप ड्रॉपर बार बार खोल रहे हो, उसको लगा रहे हो, तो क्लीन करके यूज करके करना है। और यूजली ढक्कन ही यूज करना होता है, जो बॉटल के साथ जो कैप आती है वो ही यूज करो, ड्रॉपर वाली नहीं करो, कहीं ना कहीं उसमें स्पेस रह जाता है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो दूसरा हाइजीन का भी सवाल फिर ड्रॉपर के केस में हो जाता है। बच्चे का पहला बाथ कब होना चाहिए? जब बच्चे को एंजॉय करने लगे। मैं जब चेन्नई में था तो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते थे कि 4 महीने तक भी नहीं लगाओ चलेगा बच्चे को। हाँ? बच्चे ने कौन सा काम करना है जाके? स्पंजिंग कर दो, कमरा गर्म करके 25 to 30 डिग्री का टेम्परेचर हो, आप स्पंजिंग कर दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, सब कुछ सेम है। अच्छा, बच्चा यूजुअली आप आइडियली तो 2 हफ्ते तक तो एटलीस्ट बात नहीं देना चाहिए, 2 हफ्ते के बाद दे देते, बिकॉज स्किन थोड़ी मैच्योर होती है, ठंड लगने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। 2 हफ्ते के बाद भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बात खत्म कर दो। ल्यूकवार्म वाटर से होना चाहिए, और जहाँ पर भी नहलाते हो प्रेफरेबली वहाँ का टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री के बीच में हो, ताकि बच्चा कंफर्टेबल फील करे। और फिर कितना फ्रीक्वेंटली होना चाहिए बात? फर्स्ट विंटर्स में वंस अ वीक। अच्छा। और फर्स्ट समर्स में ऑल्टरनेट। अच्छा, ऐसा रोज रोज नहलाना जरूरी नहीं है? उसके भी कुछ तरीके होते हैं। एक तो दादी नानी के ट्रेडिशनल तरीके हैं, दूसरा आजकल बहुत सारी एक्सेसरीज आ गई हैं मार्केट में। आप क्या एडवाइस करेंगे किस तरह के? फर्स्ट बाथ के लिए बच्चे को अगर कोई नहलाने जा रहा है, या तो वो ट्रेंड हो या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, देखिए जितना जल्दी हो सके वो खत्म करना है। टाइम कम होना चाहिए। टाइम कम होना चाहिए, क्योंकि बच्चा बिना कपड़ों के है तो जितना कम टाइम में काम खत्म हो जाए उतना अच्छी बात है। ठीक है, और पानी ल्यूकवार्म होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सोप वगैरह कुछ यूज करो इतनी जल्दी छोटे बच्चे में। बेबी प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी मार्केट है, जिसमें पाउडर, लोशन, कितना एडवाइस करते हैं आप? देखिए पाउडर तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ सोप वगैरह आप 1 महीने के बाद यूज़ कर सकते हो। बेबी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। विंटर्स में बच्चों की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, बड़े बच्चों की भी छोटे बच्चों की भी, तो उस केस में आप मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बेबी सोप और बेबी शैम्पू भी आराम से यूज़ कर सकते हो एक बार जब वो नहाना शुरू कर दो। तेल की मालिश कितनी रिकमेंडेड है? रिकमेंडेड है, करनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में आप 1 या 2 बार कर सकते हो, और एक बार में 20 से 30 मिनट के अराउंड। और घर वालों को करनी है बस, बाहर से किसी को नहीं बुलाना। घर वालों को करनी चाहिए? हाँ। ऐसा क्यों? देखिए बच्चों की बॉन्डिंग बढ़ती है घर वालों से। घर वालों के बच्चों की जो थर्मो रेगुलेशन है, खुद के टेम्परेचर कंट्रोल करना, वो थोड़ा बेटर हो जाता है। बच्चे का वेट गेन थोड़ा कुछ स्टडीज में देखा गया ठीक होता है। ठीक है, और आपके बच्चे को जो है जो नर्व्स होती हैं स्किन की, वो अच्छे से डेवलप करती हैं जब मदर का या फैमिली का स्किन टच मिलता है। ठीक है, मसाज करने का मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे को पहलवान बनाना है या हड्डियां स्ट्रांग हो जाएंगी, जिसके लिए मिली किया जाता है कि हमारे बच्चे की हड्डियां स्ट्रांग हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता? हड्डियां स्ट्रांग नहीं होती, हड्डियां कैल्शियम और फॉस्फोरस से होती है। तो विटामिन डी खिलाओ, माँ का दूध पिलाओ, हड्डियां स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है, नर्व्स, स्किन की थर्मो रेगुलेशन, बच्चे का, आपके बच्चे की माँ से बॉन्डिंग वो बढ़ती है, इसलिए घर वालों को करना चाहिए, प्रेफरेबली मदर को। और एज सच कोई ऑयल रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन जो स्टडीज में देखा गया है, जो स्टडीज में यूज होता है मोस्ट कॉमनली, वो कोकोनट ऑयल है, बेशक वो समर्स हो या विंटर्स हो। अच्छा, कितनी सारी दादियां की बोलती हैं कि कोकोनट ऑयल ठंडा होता है। ठंडा नहीं होता, आप मसाज करो उससे। ठीक है, सर्दियों में जम जाता है तो उसको गर्म करके कर लो। लेकिन कोकोनट ऑयल सर्दियों में भी सेफ है, गर्मियों में भी सेफ है, और जितनी भी स्टडीज होती हैं उसमें कोकोनट ऑयल यूज किया जाता है, तो कोकोनट ऑयल इज गुड, ऑल्दो देयर इज नो रिकमेंडेशन कि इससे ही करनी है। मार्केट तो मसाज ऑयल और ऑलिव ऑयल और पता नहीं कितने सारे ऑयल से भरी हुई है। अब तो नए नए काऊ घी भी यूज कर रहे हैं इन सब चीजों में। ओके, ऐसा तो चलिए एक जनरल नॉलेज हो गई अब कि बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, लेकिन जो माएँ नहीं, जिनका मिल्क प्रोड्यूस होता, उनके पास फिर ऑप्शन क्या है? अब फार्मूला मिल्क को लेकर एक अलग कंट्रोवर्सी है कि फार्मूला मिल्क बच्चों को मोटा करता है, दूसरी तरफ गाय का दूध है, बकरी का दूध है, भैंस का दूध है, आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए मोटा नहीं करता है फार्मूला मिल्क, क्योंकि फार्मूला मिल्क में 67 किलो कैलोरीज होती हैं पर 100 ml। अच्छा, हर 100 ml में 67 किलो कैलोरीज होती हैं। अब पैक पे लिखा होता है, माँ के दूध में भी उतना ही होता है। अच्छा, अब वो चीज़ ये होती है कि
बॉटल फीड दी जाती है, बॉटल फीड में फिर ओवर फीडिंग हो जाती है, उससे फिर ओवरवेट हो जाता है। अगर आप मदर्स मिल्क ही बॉटल से दोगे तो शायद उससे भी बच्चे, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा दे रहे हैं, क्वांटिटी ज्यादा जाती है, कैलोरीज ज्यादा जाती है। तो ये बात सच नहीं है कि फार्मूला मिल्क फुला रहा है बच्चे को? देखिए वही फार्मूला मिल्क हम हमेशा बॉटल से देते हैं, तो इसलिए फुलाता है। आपके बच्चे को अगर 90 ml चाहिए, आपने 100 ml दे दिया तो 100 ml तक रुकेगा नहीं, क्योंकि कैसे पता चलेगा बच्चे का पेट भर गया, उसको कितना देना? पता लगता है वो, देयर इज नो स्ट्रिक्ट वे। देखिए आपने एक फीड देने के बाद अगर बच्चा 2 घंटे तक सो गया, दैट पेट भर गया। बट अदरवाइज अगर ब्रेस्ट फीडिंग करते हो तो तुम्हें तो वैसे ही पता नहीं लगता। बट बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पर ड्राइव में फायदा यही होता है, जैसे पेट भरता है छोड़ देता है। बॉटल में ऐसा नहीं होता, बॉटल में तो आता रहता है, वो पीता रहता है जब तक कि 10 ml ज्यादा ना हो जाए, बच्चा रुकता ही नहीं। क्या रीजन होता है कि कुछ मदर्स नहीं करा पाती ब्रेस्ट फीड? देखिए शुरू के 7 से 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मदर का फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस फ्री रहना, कॉन्फिडेंट होना, सही तरीके से लैचिंग कराना, उसको घर पे सही तरीके से सपोर्ट मिलना, तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। कई बार बच्चा एनएसयू में होता है 10-15 दिन के लिए, फॉर सम और दी अदर रीजन, उसमें दिक्कत आ जाती है। कई बार मदर बीमार हो जाती हैं, उसका रीजन हो जाता है। तो कई बार स्ट्रेस इतना हो रहा होता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो चीजें हो जाती है। कई बार लैच नहीं कर पाते हैं, मदर प्रॉपर पोजीशन कोई समझा नहीं पाता है, तो ये सब चीजें हो जाती है। अदरवाइज बहुत ज्यादा मेडिकल रीजंस नहीं होते। नहीं, अदरवाइज तो कितने सारे मदर हैं जो करा रही होती। हिंदुस्तान में तो वैसे ही बच्चे ऊपर वाले की नेमत है। जॉन्डिस कितना नॉर्मल मानना चाहिए? देखिए जॉन्डिस तो ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चों को होता है, और अपने आप ठीक भी हो जाता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको इतना हो कि एडमिट करना पड़े। अच्छा। तो बट वही है कि आजकल तो जहाँ जो भी बच्चे हॉस्पिटल में होते हैं उनका मॉनिटरिंग होती है, तो ज़्यादातर बच्चों का जॉन्डिस बढ़ता है, 5-6 दिन तक बढ़ता है, फिर कम होकर 3 से 4 हफ्ते में अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तो ये टोटल स्पैन कितने समय तक? देखिए 3 से 4 हफ्ते। 3 से 4 हफ्ते से ज़्यादा जॉन्डिस चले तो उसको हम प्रोलॉन्ग जॉन्डिस बोलते हैं। फिर उसके हमें डिटेल देखनी होती है कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ज़्यादातर बच्चों में 4 हफ्ते में ठीक हो जाता है। प्रोलॉन्ग जॉन्डिस परेशान कर सकता है क्या? वो रीजन पे डिपेंड करता है, क्या रीजन है। अच्छा। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी को लीवर की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है, तो हमें उसको हिसाब से ट्रीट करना है। अगर नॉर्मल है, कई बार बच्चों का ऐसे ही जस्ट बिकॉज बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो उससे ज़्यादा लंबा हो जाता है, कि मोस्ट कॉमन रीजन है, उसके लिए कुछ नहीं करना, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। कभी भी सबसे इम्पोर्टेंट बात, सनलाइट वर्क्स इन जॉन्डिस, लेकिन दिखानी नहीं चाहिए है? वो फायदे से ज्यादा नुकसान करती है। ठीक है? अच्छा। यस। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, दे डोंट रिकमेंड सनलाइट एज अ ट्रीटमेंट फॉर जॉन्डिस। भारत में तो बड़ा प्रचलन है, धूप दिखाओ बच्चे को। अरे मैं कितने सारे पेरेंट्स को समझा के भेजता हूँ कि नहीं दिखाना है, फिर भी दादी नानी का इतना प्रेशर होता है कि वो क्यों नहीं दिखानी चाहिए। देखिए पहले तो पूरे कपड़े उतारने होते, ठीक है, ऐसे नहीं लगे कि आप कपड़े के साथ बच्चे को ले गए और लग गई, तो उसमें बच्चे को ठंड लगने के चांसेस, बच्चे को सनबर्न्स होने के चांसेस, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज लगने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए नहीं दिखानी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? वही मैं जैसा है, ज्यादातर बच्चे अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, बस फीडिंग अच्छे से कराओ। कुछ डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि घर में फोटोथेरेपी दे दें, लाइट्स लगा दें। देखिए लाइट्स पर्टिकुलर तरह की आती हैं, ये इस तरह की नॉर्मल लाइट्स काम नहीं करती कि आपने ट्यूबलाइट के नीचे रख दिया, नहीं करती है। ठीक है, ब्लू कलर की स्पेशल फ्रीक्वेंसी की लाइट्स आती हैं, वो ही काम करती हैं। अच्छा, जो कि हॉस्पिटल में ही अवेलेबल हैं फिर, हॉस्पिटल या घर पे लगाई जा सकती है? चार्जेस बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा चार्जेस होते हैं। प्लस बच्चे को जो डायपर्स हैं और जो आईज हैं वो कवर करके रखनी होती है, तो जो कि सस्टेन्ड होती है। डॉक्टर साहब, चाहे बात दूध की हो या फिर 6 महीने के बाद जब सेमी सॉलिड्स और सॉलिड्स पर बच्चे को लाया जाता है, तो हम ये देखते हैं भारत में बच्चों को अच्छे से खिलाने पिलाने की परंपरा है। कैसे पता चलेगा कि बच्चे के लिए कितना न्यूट्रिशन एडिक्वेट है, और क्या यही रीजन है कि आजकल हम देखते हैं हिंदुस्तान में मोटे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं? देखिए मोटे बच्चे कभी भी हेल्दी नहीं होते, कोई भी हेल्दी बच्चा मोटा नहीं होगा, वो पतला होगा, वो एक्टिव होगा। अगर आपका बच्चा खाना ठीक से खाता है, आपका बच्चा एक्टिव है, आपका बच्चा पतला है, तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मोटे बच्चे इसलिए हैं क्योंकि जंक ज़्यादा है, हर जगह यही है, जहाँ भी ओबेसिटी है, तो जहाँ भी BMI ज़्यादा है, वो जंक फूड की वजह से ज़्यादा है। आप जहाँ जहाँ देख लो, सब जगह तो आपको हर 2 किलोमीटर पर आपको एक स्ट्रीट फूड की दिख जाएगी, फूड स्ट्रीट दिख जाएगी। हर जगह आपको मॉल में, और कुछ चले ना चले, आपका फूड कोर्ट चल रहा होता है। आप किसी भी मॉल में चल जाओ, किसी वीकडे पे सब खाली होगा, लेकिन फूड कोर्ट भरा होगा, वहाँ भीड़ होती है।
यही रीजन है कि आजकल बच्चे मोटे हैं, हेल्दी नहीं है। हेल्दी जो बच्चा होगा वो वही होगा जो घर का खाना खा रहा है, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रोटीन्स अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में ले रहा है, बैलेंस डाइट खा रहा है बेसिकली, जो कि ना ही बहुत ज़्यादा पेरेंट्स फॉलो करते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बच्चे फॉलो करते हैं। अब बच्चों के खाने की जहाँ तक बात आती है, बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइंड चॉकलेट मिल्क पाउडर्स होते हैं, बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइंड चॉकलेट फ्लेक्स होते हैं, ऐसी चीज़ें हम देखते हैं जो खाने में ही मीठी बहुत हैं। आप कितना रिकमेंड करेंगे कि छोटे बच्चों को? नहीं है आपके बच्चे को। अगर आप रिसेंटली तो 2-3 साल पहले एक स्टडी आई थी जिसमें 61% चीनी थी बॉर्नविटा में। तो बेसिकली वो चीनी की आदत डाल रहे हैं। कोई भी पाउडर अगर मीठा है तो वो चीनी है, तो वो आप ना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सुपर फूड अच्छा वेट बढ़ाने के लिए जो आपको सप्लीमेंट चाहिए वो इंडियन थाली है, इंडियन फूड है। कोई भी मल्टीविटामिन उसको पूरा नहीं कर सकता। आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो आप मल्टीविटामिन दोगे तो मेरा बच्चा ठीक रहेगा, वो रबिश है। आपको खाना खिलाना ही है। हाँ, अगर बच्चे में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पाए, जैसे पेट में वॉर्म्स आ जाते हैं बच्चों के, बच्चा एनीमिक है तो एपेटाइट लो हो जाता है, तो वो सब चीजें आप क्योर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बच्चा सिर्फ ये है कि हाँ मेरा बच्चा बाहर जाता है तो 2-2 बर्गर खा लेता है, घर पे खाना नहीं खाता है, तो इसका मतलब वो एपेटाइट लो नहीं। बेसिकली आपने बच्चे की आदतें बिगड़ चुकी हैं आपके बच्चे। तो अगर बच्चा चिप्स खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, यस, अगर आप देखोगे, आप अमेरिका के चिप्स का पैकेट और इंडिया के चिप्स का पैकेट उठा के देख लो, बहुत फर्क है। सेम पैकेट लेस का ही उठा के देख लो। हाँ। वहाँ पे सब पाम ऑयल वगैरह सब बैंड है। हाँ। यहाँ पर धड़ल्ले से पाम ऑयल के ही चिप्स बिकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन ही नहीं है, जो कि नहीं है। हाँ, तो वो हार्ट के लिए कितना खराब है बच्चों के लिए। तो जब बच्चा माँ के दूध को छोड़कर थोड़ा बड़ा हो जाता है और नॉर्मल दूध पीने लगता है, उसको फिर क्या मिला के देना चाहिए दूध में? दूध में क्या चीज मिलानी है? दूध का भी इंपॉर्टेंट, देखिए माँ के दूध के अलावा और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट दूध है भी नहीं। अच्छा। यस, आपको दूध से क्या मिलता है? कैल्शियम और प्रोटीन। हाँ। अगर आपको किसी और सोर्स से ले लो, जैसे पनीर खा लो, आप एग खा लो, तो वो बेस्ट है, ठीक है। लेकिन दूध को एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट मान के उसको खाना खिलाना कि बच्चा और कुछ खाए ना खाए दूध पी ले, वो चीज गलत है। मिल्क इज कंप्लीट फूड सुना है हमने। मिल्क इज नॉट अ कंप्लीट फूड। मिल्क में जो है आपके बच्चे में बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होती है। तो फिर दूध पिलाएं नहीं पिलाएं? हैं, दूध पिलाइए, लेकिन उसको ये मत मानिए कि आपने उसका पेट भर दिया, तो अगर बच्चे ने आपके दूध पी लिया तो सब खा लिया, ऐसा नहीं मानना चाहिए। आपके बच्चे को फ्रूट्स वेजिटेबल्स और जो प्रोटीन्स जहाँ से मिलते हैं जैसे पनीर एग है, वो चीजें देना बहुत जरूरी है। इनके बिना आपके बच्चे का सिर्फ मिल्क देना इज नॉट अप्रोप्रिएट। कि बच्चा कुछ नहीं खा रहा दूध पी ले, दैट इज नॉट द राइट वे टू गो। आपका बच्चा खाना खा ले उसके बाद दूध दे दीजिए, फिर तो पिएगा नहीं दूध। बच्चे तो पी लेते हैं। थिंग इज, देखिए कहीं ना कहीं बच्चे आपको फॉलो करते हैं। अगर आप दूध नहीं पी रहे हो और आप बोल रहे हो बच्चे को दूध पी लो, वो शायद नहीं पिएंगे, लेकिन अगर आप पी रहे हो और अपने साथ बच्चे को बिठा के दूध पिलाओगे, वो पी लेगा। सिमिलरली खाना है तो सपोज, चलिए मैं इस सवाल को थोड़ा ट्वीक करती हूँ। 3-4 साल का बच्चा है, खाना खा रहा है लेकिन दूध नहीं पीना चाहता या उसे पसंद नहीं है, फिर क्या करें माँ बाप? देखिए वही अपने साथ बिठाइए, साथ में दूध पीजिए, बच्चा पिएगा, आपको देखेगा बच्चा पिएगा। बच्चा ब्रशिंग भी ऐसे सीखता है, आपको ब्रश कर रहा है, अगर आप दिन में 2 बार कर रहे हो, बच्चा भी दिन में 2 बार ब्रश करेगा। आप भगवान की पूजा कर रहे हो तो भगवान की पूजा करेगा बड़ा होके। आप जिस तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, उस तरह से बच्चा बड़ा होकर सेलिब्रेट करता है। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ऐसे करते थे। तो अगर आप उसके साथ दूध पियोगे, वो भी दूध पिएगा। जरूरी है दूध अगेन एज अ मेन फूड जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ सप्लीमेंट्री उसको करना जरूरी है। तो ये चीज जरूरी है। लेकिन हाँ कैल्शियम प्रोटीन अगर आप कहीं और से पी लेते हो, कुछ बच्चे होते हैं जो दूध नहीं टॉलरेट कर पाते, जिनको दिक्कतें हो जाती हैं, तो उस केस में अगर आप कैल्शियम और वो देते हो तो दूध की ज्यादा जरूरत नहीं रह जाती बच्चे। और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है कभी, कुछ नहीं, दूध में कभी कुछ नहीं मिलाना। चीनी जितनी कम हो सके मिला सकते हैं। देखिए अब चीनी थोड़ी बहुत तो आप 2 साल से बड़ा बच्चा है तो उसमें तो मिला सकते हैं। ओके, बड़ों को तो वो भी मेरे ख्याल से मिलाने की जरूरत नहीं। देखिए जितना कम की आदत डाल दो उतना अच्छा है। बच्चे अगर बिना चीनी के दूध पी रहे हैं तो वो परफेक्ट है। जैसे आपने कहा कि माँ बाप जो करेंगे बच्चे वही करेंगे। माँ बाप दूध पी रहे हैं तो बच्चे दूध पियेंगे। बच्चे हम देखते हैं बिना मोबाइल फोन के खाना नहीं खाते, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बच्चे तो बिना मोबाइल फोन के भी खाना खा लेते हैं। अगर उनको पता ही नहीं है कि मोबाइल फोन कोई दुनिया में चीज है तो क्यों खाएंगे? हमने भी तो ऐसे खाया बिना मोबाइल फोन के। देखिए 2 साल से छोटे बच्चों में अगर हम टीवी ज्यादा दिखाते हैं, ज्यादा क्या दिखाते हैं, तो उनकी कंसंट्रेट करने की एबिलिटी बच्चों को सोशल इंटरेक्शन करने की एबिलिटी, बच्चे को इमेजिन करने की एबिलिटी सब खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। आपको नहीं पता कि इस बच्चे का ब्रेन पोटेंशियल 100% कितना है,
बच्चा कहाँ तक जा सकता है। तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि बच्चा बड़ा होकर अपने 80% पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने टीवी ज्यादा दिखाया है। अब वो शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है, आगे चल के पता लगता है। प्लस तब तक हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे ने टीवी देखा है। आजकल जो ऑटिज्म के केसेस बढ़ रहे हैं, जो सोशल इंटरेक्शन कम हो रहा है, वो टीवी की वजह से तो है। अच्छा, हमारे टाइम पे भी जब हम छोटे थे ऑटिस्टिक बच्चे होते थे, लेकिन वो बहुत कम होते थे। आजकल ज्यादा इसलिए है क्योंकि टीवी बच्चे बहुत देखते हैं, और फिर बच्चे को ना ही इमेजिन करने की जरूरत पड़ती है, ना ही बच्चे को कंसंट्रेट करने की एबिलिटी आती है। तो ये सब दिक्कतें फिर बड़े होकर बच्चे को हम देख रहे हैं छोटे बच्चों का स्पीच पैटर्न भी थोड़ा अलग है, क्या उसकी वजह भी कार्टून्स और टीवी है? टीवी ज्यादा देखने से बच्चा डिलेड स्पीच पे जाता है, लैंग्वेज माइलस्टोन्स डिले हो जाते हैं, जो बच्चे ज्यादा टीवी देखते हैं उनकी वजह से। टीवी से मतलब मोबाइल देख रहे हैं? हाँ, सेम। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड सब एक चीज है। ये सारी चीजें जो हैं, जो आपके बच्चे में, जब आप बच्चा टीवी ज्यादा देखता है तो उसको ना ही सोशली इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, ना ही आपका बच्चा जो है इमेजिन करता है चीजों को, ठीक है, और ना ही बच्चा कंसंट्रेट कर पाता है, स्पेशली जब वो मीम्स वाली या क्या होता है वो शॉर्ट्स जो आ गए हैं, रील्स देख रहा है। रील्स देखने के बाद तो सब में ही, बच्चों में क्या एडल्ट्स में ही जो है कंसंट्रेशन की एबिलिटी या फिर पेशेंस खत्म हो जाती है। छोटे बच्चों क्योंकि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है ना, ये अच्छा नहीं लगा तो तुरंत दूसरा आ गया। तो वो जो ब्रेन यूज टू हो जाता है कि मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वो नहीं मिलता है तो फिर हम हाइपर हो जाते हैं। छोटे बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम अलाउ करना चाहिए? 2 साल से छोटे बच्चों को जीरो। तो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हुए। एग्जैक्टली। एंड पेरेंट्स, कई बार कुछ पेरेंट्स प्राउडली बताते हैं कि हमारा बच्चा राइम गा लेता है, हमारा बच्चा एबीसीडी बोल लेता है 1.5 साल पे ही। तो वो अचीवमेंट थोड़ी, एबीसीडी तो मैं भी बोल लेता हूँ, 3 साल से बोल रहा हूँ, लेकिन बिना टीवी देखे। तो अचीवमेंट टीवी देख के सीखने में नहीं है, बिना टीवी देखे जो करने में है वो चीज है। कैसे छुड़ाएं बच्चों का मोबाइल? आप 10 दिन मध्य को छोड़ देंगे, वो 10 दिन थोड़े परेशान होंगे, 11वें दिन छोड़ देंगे, मांगेंगे ही नहीं वो। और माँ बाप के तो हाथ में रहता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि पेशेंस नहीं, माँ भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, किसके पास टाइम है? मेड के पास ज्यादा मेहनत करना चाहती नहीं है। तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन कितने सारे बच्चे हैं जिनको ओपीडी में, जिनको ना ही शुगर की आदत है 2 साल तक, ना ही टीवी की आदत है। कितने सारे पेरेंट्स जो कर रहे हैं सब, ऐसा कर रहे हैं। हाँ, बट मुश्किल नहीं है। इट्स एन इजी वे आउट कि टीवी दिखा दिया, बच्चे ने खाना भी खा लिया, बच्चा सेटल भी हो गया, हमने अपना काम कर लिया, तो दैट्स एन इजी वे आउट। लेकिन अगर आपने बच्चे को टीवी नहीं दिखाया तो भी वो इजी वे ही है। बच्चे जो बिना टीवी देखे खाना खाते हैं वो खाते हैं। चलिए, चलते चलते भी एक सवाल ये कि जब बच्चा 1 साल 1.5 साल का होता है तब उसके जीवन में फिजिकल एक्टिविटी की कितनी अहमियत होती है? बहुत एक्टिविटी, देखिए फिजिकल एक्टिविटी की तो बहुत अहमियत है बच्चों में हर लेवल पे, लेकिन हाँ हर एज पे अलग अलग लेवल की फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो इसीलिए बच्चों का, अब पॉल्यूशन है तो नहीं, लेकिन जब पॉल्यूशन ना हो या जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे बच्चों का पार्क में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा खेलता है, बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता है, बच्चा अपने साथ वाले को, बच्चों को देखता है, साथ वाले बच्चों को देख के जो बच्चा करना सीखता है वो शायद घर पे भी नहीं सीख पाता। इसलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। हम देखते तो हैं बच्चे पार्क में जाते हैं पर नैनी के साथ जाते हैं, माँ बाप के साथ तो नहीं होते। हाँ। इससे फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली, देखिए माँ बाप के साथ, माँ बाप जितना बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं उतना ज्यादा बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा है। ओके, 1-1.5 साल के लिए जैसे आपने कहा बच्चे को पार्क में ले जाना चाहिए। हाँ, अपने साथ वाले बच्चों के साथ थोड़ा सोशली इंटरेक्ट करे। देखिए जब बच्चा घर में होता है उसको सब चीजें मिलती हैं, कोई छीनने वाला नहीं होता। जब वो पार्क में जाता है तब वो समझता है कि हाँ कोई चीज हमें छीन भी सकता है, किसी को हमको शेयर करनी है। ये सब चीजें अपना बच्चा पीयर से सीखता है, कि अपने साथ वाले बच्चे सीखता है। कोई बच्चा आके उसको 2 चीजें देगा, अपना टॉय शेयर करेगा, तो वो भी आगे चल के सीखेगा कि हाँ मुझे भी शेयर करना है। वो घर पे नहीं सीख पाता, कई बार उसकी पर्सनालिटी को बनाएगा। हाँ, पर्सनालिटी बनना इस सब चीजों से बहुत जरूरी है। तो बच्चा जॉइंट फैमिली में रहता है वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, कितना फर्क होता है? देखिए बहुत फर्क होता है। उसके पास हर वक्त कोई ना कोई है, तो उनको टीवी से दूर रखना भी इजी होता है, खाना खिलाना भी इजी होता है, प्लस पेरेंट्स के लिए भी बहुत चीजें सॉल्व हो जाती हैं। ज्यादा टाइम तो दादा दादी देख लेते हैं बच्चे को, तो उनके पास भी है कि तब तक वो काम करें, वो करें। जैसे वो फ्रेश होते हैं तो बच्चा उनके पास आता है तो वो भी फ्रेश फील करते हैं। उनको ये भी पता होता है कि हाँ बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, बच्चे ने खाना भी अच्छे से खाया होगा, बच्चे ने टीवी भी नहीं देखा होगा। तो ये सब चीजें होती हैं।
बिल्कुल। तो चलिए देखिए, आज की ज़िंदगी में हम आपको ये तो सलाह नहीं दे सकते, कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, कुछ की चॉइसेस होती हैं कि वो दिल्ली एनसीआर में रहने को मजबूर हैं, न्यूक्लियर फैमिली में अपने बच्चों को मेड्स के, नैनीज़ के हवाले पालने को मजबूर हैं। उसके फ़ायदे नुकसान हमने आपको ज़रूर बताए हैं और इस छोटी-सी पेरेंटिंग गाइड के ज़रिए कोशिश की है कि आपके बेसिक सवालों के जवाब आप तक पहुँच जाएँ। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें छोड़ सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स के ज़रिए आप तक उनका जवाब लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सौरभ, आपने काफ़ी आसान भाषा में लोगों के डे टू डे सवालों का जवाब दिया है। थैंक यू सो ठीक है, मच। नमस्ते। थैंक यू।